बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो इंसिडेंट हुआ लाहौर में दो ख़वातीन के साथ ज़्यादती वाला, उस इंसिडेंट से बात का आगाज़ करते हैं। मेरे पास और भी कुछ ख़बरें हैं, वो ख़बरें भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें जो लड़के अभी पकड़े गए हैं ना, उनमें 3 लड़कों के नाम मैं जानता हूँ, और जहाँ से ये लड़के पकड़े गए और जिस तरह इन्होंने गिरफ़्तारी दी और जिसने इस गिरफ़्तारी में किरदार अदा किया, अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लोग राब्ते करना शुरू हो गए हैं। ये जो लड़के हैं, इनके पहले नाम आप सुन लें। एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम हसन है और एक का नाम रज़ा डार है। ये 3 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। रज़ा डार जो है, ये इसहाक डार का नवासा और अली डार का भांजा है। यानी ये नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार भी है। इसकी फैमिली के साथ तस्वीरें भी हैं। वो ख़वातीन ने बताया भी है कि ये साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ, बाकी लोगों के साथ इनकी काफ़ी तस्वीर हैं, और वह तस्वीर इन्होंने उन्हें दिखाकर मुतासर करके पाकिस्तान में बुलाया था दिहाड़ी लगाने के लिए कि इनसे हम पैसे निकलवाएंगे। अब हुआ ये कि ये जो बाकी लड़के 3 गिरफ्तार हुए हैं रज़ा डार के अलावा, वो जिन लड़कों के साथ मौजूद थे उनमें से कुछ ने मेरे साथ रब्ता किया। अब वो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हकायक है वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो कहानी सुनाई जा रही है ना, कुछ टाउट्स आ गए टीवी पे, जनाब बड़ा कमाल, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया, उनके पास ट्रैक एंड ट्रेस का एक सिस्टम है, उन्होंने इस तरह करके किया, उस तरह करके किया। ये ऐसा नहीं है। ये मामला ये है कि वो जब लड़कियों का रब्ता करवाया गया उनके माँ बाप से, एक तो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो तो सारा रिकॉर्ड का अब हिस्सा है, और ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर जो दफ़ा 164 का बयान है उसको सील कर दिया गया है। वो ख़वातीन जो कुछ बताकर गई हैं वो चीज़ सील कर दी गई है, और अब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे शरीफ ख़ानदान का, क्योंकि बीच में नाम आ गया है, उनके लोगों का नाम आ गया, लिहाजा आपको पता है, आइडिया आपको है कि फिर क्या होता है। देखिए ना, इसहाक डार का दफ्तर तो इस्तेमाल हुआ वीज़ों के लिए, और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जब वो लड़कियों ने अपने वालिदैन से रब्ता किया तो वो जो डच लड़की थी उसने अपनी ज़ुबान में कोई कोड बताया वालिदैन को, और उन्होंने फिर रब्ता किया अम्बेसी के साथ। मामला बड़े गर्म हो गए, फौरी तौर पे सिस्टम मुतहर्रिक हो गया, और फिर अली डार ने मुबैना तौर पे रब्ता किया उन लड़कों से। अब ये बात उन लड़कों की है जो लड़के गिरफ्तार हुए, और उन लड़कों ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, अपने करीबी लोगों को बताई, और वहीं से उठकर वो फिर बाद में गिरफ्तारी देने के लिए भी गए। और उस वक्त भी अली डार उनसे राब्ते में था, जो इसहाक डार का बेटा है और जो इस वक्त पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर भी है। तो अली डार ने राब्ता किया इन लड़कों को कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेजो उस जगह की, और तुम फौरी तौर पे वहां से निकलो। तो उन लड़कों को अली डार साहब ने मुबैना तौर पे वहां से निकाला, और वहां पे जो लोकेशन है वो भी मंगवाकर पुलिस को दी। फिर पुलिस जब वहां पे पहुंची तो वहां सिर्फ लड़कियां थी, उनको बाजियाब करवा लिया गया। बस सादी बात यह है, लड़कियां इस तरीके से बाजियाब हुई हैं। वो लड़के वहां पे नहीं थे, पुलिस ने कहा जी हमें बंदे चाहिए। फिर उनमें से एक लड़के को अली डार का फोन आता है, और अली डार उस लड़के को कहते हैं कि यार कोई बंदा फिर तैयार करो अपनी जगह पे, जो ये इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले ले तो तुम्हारी बचत है। और वो बेचारा इधर उधर फ़ोन शून करता है, भाग दौड़ करता है, बेचारा तो नहीं है, जालिम लोग हैं, तो उसको कोई बंदा नहीं मिलता। तो दोबारा अली डार का रब्ता होता है, तो वो कहता है यार तुम फ़ौरन जाओ और जाके एसएसपी तौकीर को मिलो, और फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब जो होना था वो हो गया है, जाओ जाकर एसएसपी तौकीर को मिलो। भागने दौड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, जाकर वहाँ पर गिरफ्तारी दो, हम मामलात को देखते हैं, मामला ठंडा हो जाएगा। बहरहाल जो भी यकीन दहानी करवाई अली डार ने बहला फुसला के उस लड़के को, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा इस वक्त आपको, ये जब कोई मुझे चैलेंज करेगा तो फिर मैं चीज़ें सामने रखूंगा, मेरे पास सबूत है इन सारी बातों के, क्योंकि जिसने मुझे बताया उसने ये कहा मुझे, तो मैं ये बता रहा हूँ, और ये मुबैना तौर पे है जिस तरह मुझे बताया गया। और उस बंदे ने बताया, जो बंदा साथ मौजूद था जब वो लड़का उठ के गिरफ्तारी देने के लिए गया, और वो लड़का रो पिट रहा था, उसने सारा कुछ बताया। उसने कहा जनाब मेरा उस तरह का कसूर नहीं है, ज़्यादा कसूर उसका रज़ा डार का है जो इसहाक डार का नवासा है, यानी ज़्यादा कसूर इसहाक डार के नवासे का है। और वो तो अड़ गया था कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन लड़कियों से लेने। वो लड़कियां कह रही थी अच्छा ठीक है हम $1-2 लाख दे देते हैं, लेकिन वो कहता था नहीं जी मैंने तो इनसे
$3 मिलियन लेने हैं। पहले 3 मिलियन पे अड़ गया, फिर और पैसे कम हो गए, फिर 15 मिलियन के ऊपर, 1.5 मिलियन के ऊपर कोई बातचीत हो गई। तो वो कहानी एक अलग है, वो लेन देन का तो मामला नहीं है। मामला तो असल ये है कि इंसानियत की तजलील की गई है, बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है और ज़्यादती हुई है 2 ख़वातीन के साथ, जो पाकिस्तान की शहरी भी नहीं है, और पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है इस केस की वजह से। तो अली डार साहब का ये रोल अभी तक, यहाँ तक तो पता चला है, बॉस के बारे में अभी तक नहीं कोई बता रहा। यानी बॉस के बारे में एक कहानी मार्केट में फ्लोट की जाएगी आने वाले वक्त में कि ये बॉस कोई तीसरा चौथा आदमी है। कई लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि बॉस जो है वो भी शरीफ खानदान का बंदा है, लेकिन बॉस के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो कोई अलग आदमी। ये कहानी अभी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि उसको गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। अब बंदे अरेंज किए जा रहे हैं इस तरह के जो आकर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लें। कहानी जो नहीं आएगी ना, वो पता क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए हैं ना, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो तैयार हो रही है, और बाकायदा एक जगह बैठ के कहानी तैयार हुई है कि ये जो लड़के अभी गिरफ्तार हमने किए हुए हैं ना, इनका इतना बड़ा किरदार नहीं है, इनका तो लेन देन का मामला था, तो ये तो रिकवरी करना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया ख़वातीन पे सख्ती करने के लिए, ये वहाँ से चले गए। ख़वातीन के साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो जो भी उन लोगों ने ख़वातीन के साथ किया उसमें इन लड़कों का कोई किरदार नहीं है। अब ये कहानी इस तरह ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी। ख़वातीन को ख़रीदने की भी कोशिश की जा सकती है, बहुत मुमकिन है, इसके लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन बॉस के बारे में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। और ये लड़के गिरफ्तारी से पहले जहाँ मौजूद थे वहाँ मेरा किसी से रब्ता हुआ, और पहले कहा गया अपनी जगह बंदा तैयार कर लो, फिर कहा गया जाके एसएसपी तौकीर से मिल लो, थोड़ा बर्दाश्त करो, मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता तुम्हें, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब एक और ख़बर मेरे पास ये है कि इन लड़कों में जो एक कमज़ोर लड़का है निस्बतन, जिसके पीछे आने वाला कोई नहीं है बाद में, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम पता है, लेकिन मैं फ़िलहाल किसी वजह से नाम नहीं ले रहा। इनमें जो निस्बतन कमज़ोर लड़का है, ये उस लड़के पे सारा मुद्दा डालना चाहते हैं कि वो जो बाकी बदमाशों को लेकर आया था वो लड़का लेकर आया था, और ये जो जुल्म और जबर वाली सारी कहानी है इसके पीछे भी वो लड़का है। तो ये जो बड़े और ताकतवर लोग हैं ये इससे बच जाएं, बॉस का किसी को पता ही ना चले। तो अब ये कहानी इस तरफ को जा रही है, देखते हैं आने वाले वक्त में इसके अंदर और क्या निकलता है। ये वो तफसीलात हैं जो अब मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये केस ख़राब हो जाएगा। पुलिस जो कर रही है ना, वो जो करती चली जाएगी वो बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हमारे साथ राब्ते में हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या ज़्यादती और क्या जुल्म हो रही है। वो भी उन्होंने बताया कि जिस किस्म की वीडियोज़ है, वो 2 लड़कियों के जो बयानात हैं, वो जो उनका दफ़ा 164 का बयान है, ये सारी चीज़ें अगर मंजर आम पे आ जाएँ तो भूचाल आ जाएगा। नाज़रीन, ईरान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है हो रही है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद अब उनकी तदफीन का मरहला आ गया है। देखिए, शहीद हुए थे वो आज से कई महीने पहले, 28 तारीख थी फरवरी की, जब अमेरिका ने अटैक किया था। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद हो गए थे, और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने गुजर गए और 5वें महीने में उनकी तदफीन हो रही है। ये बहुत देर के बाद तदफीन की जा रही है। इसकी वजूहात भी हैं कि इस बीच में जंग लगी रही, बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। उन्हें इस बात का डर था कि हम जब तदफीन का मरहला आएगा तो कोई अटैक ही ना हो जाए, कोई और मामलात ना हो जाएं। बहरहाल पहले मुज़ाकरात वगैरह हुए और उसके बाद जब चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज हुई तो अब तदफीन की जा रही है। 100 के करीब ममालिक से लोग वहाँ पे गए हैं ईरान में। अरब ममालिक के बारे में ये खबर दी गई अमरीकी मीडिया में, और ये दावा किया गया कि अरब ममालिक को अमेरिकन सरकार ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप लोगों ने नमाज जनाजा में नहीं जाना और आप ईरान से अपने आप को डिस्टेंस करें, वरना अमेरिका के साथ आपके मामलात अच्छे नहीं होंगे। अब इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब से भी वफद गया और ममालिक से भी गया। अफ़गानिस्तान से 2 वफद आए। एक वफद तो अफ़गान तालिबान का जो है उनकी सरकार का, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रहते, अहमद मसूद वगैरह, ये इनको भी बुलाया गया ईरान ने, और उनको टाइटल दिया कि ये मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, तो उनको भी बुला लिया। तालिबान ने इसके ऊपर बुरा बनाया, लेकिन फिर भी दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल दिया गया ईरान के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध वो भी गए हैं, मोहसिन नकवी भी गए हैं, बिलावल जरदारी भी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। ये सारे लोग गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत बड़ा वफद है पाकिस्तान का जो इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गया, फ्यूनरल में शिरकत के लिए।
लेकिन मैं ये तस्वीर आपको एक दिखाता हूँ, इसको ज़रा देखें आप और अंदाज़ा करें कि क्या ये प्रोटोकॉल है, क्या ये दुरुस्त प्रोटोकॉल है कि फील्ड मार्शल सेंटर में सरकारी मुलाजिम जिसने रिटायर हो जाना है 22वें ग्रेड का ऑफिसर, और वज़ीर आज़म उनके एक पहलू में और नायब वज़ीर आज़म उनके दूसरे पहलू में, यानी वस्त में फील्ड मार्शल और एक साइड पे वज़ीर आज़म और दूसरी साइड पे नायब वज़ीर आज़म, और बिलावल जरदारी पीछे हाथ बांध के सर झुका के अच्छे बच्चों की तरह चल रहा है। ये मनाजिर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सियासत शुरू की थी ना अयूब खान के साथ मिलकर, जो प्रोटोकॉल फील्ड मार्शल अयूब खान को जो हैसियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी वो डैडी करार देते थे, अब वही हैसियत बिलावल आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दे रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने वो जो दाग धोया वो अपने खून के साथ धोया, उनकी बेटी को अपना खून देना पड़ा तब जाके ये दाग धुले। लेकिन जरदारियों ने जब पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया तो चाहे वो आसिफ जरदारी हो चाहे वो बिलावल जरदारी हो, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहीं पहुंचा दिया जहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को डैडी कहते हुए आगाज़ किया था। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अपने खून के साथ कुर्बानियां देकर जो धब्बे और दाग धोए थे, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी थी, वो सारे दाग जो हैं वो फिर से लगा दिए जरदारियों ने आकर पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि फील्ड मार्शल को पिछली किसी सफ़ में और साइड पे होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में रखना चाहिए था, चाहे वो जाली प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फील्ड मार्शल ने लाके बिठाया हुआ है जाली फार्म 47 के ऊपर, लेकिन पीछे होना चाहिए था फील्ड मार्शल को। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये नामुनासिब है। देखिए, जब तक हम ये अलाइनमेंट अपनी ठीक नहीं ना करेंगे कि किसने कहाँ खड़े होना है और किसको क्या हैसियत मिलनी चाहिए, जब तक हम अपनी अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा, बदकिस्मती से। और ये हकीकत है, हम इससे भाग भी नहीं सकते। मुल्क दायरों में घूमता रहेगा जब तक कि हम ये अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक तनकीद होती थी कि चंद साल कबल आने वाले बैरिस्टर घोर को जनाब बना दिया गया चेयरमैन पार्टी का। वो चंद साल पहले आए थे, शेख वकास अकरम, उनको बना दिया गया पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और इस किस्म की तनकीद होती थी। अभी एक दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा और ज्वाइन किया IPP को सरदार तनवीर इलियास ने। एक दिन पहले, ये एस्टेब्लिशमेंट की ख़ास पार्टी है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान आजकल इसको चला रहे हैं। तो एक दिन पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करते हैं और अगले दिन वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर बन जाते हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के। है ना इंटरेस्टिंग? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिन बातों पर लेकर तनकीद की जाती है मीडिया में, बाकियों के लिए वो क्राइटेरिया उतना सख्त है ही नहीं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे, बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन एक मरतबा फिर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आलमी सतह पर कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई सरकार है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि सरकार तो इन दोनों लोगों की है, इन्होंने किया यह है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें मजीद ₹6.25 का इजाफा कर दिया है। ये ज़ीशान यूसुफ साहब की टाइमलाइन से मैं बता रहा हूँ कि अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी में मजीद ₹6.25 का इजाफा कर दिया गया। ये नाज़रीन हालात हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है वो इंतहाई मामूली है, यानी ₹2 से भी कम कीमत कम की है इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की। बढ़ाते हैं तो 150-150 रुपये बढ़ा देते हैं एक एक रात में, जब कम करते हैं तो ₹2 से भी कम। अंदाज़ा करें आप कैसा इन्होंने कौम को चूना लगाया, लेवी के नाम पे कौम को चूना लगा रहे हैं और लगाते चले जा रहे हैं, बात ही नहीं आ रहे। नाज़रीन, हमारे शहीद अरशद शरीफ, उनका केस आपको पता है कीनिया में चल रहा था बड़े लंबे अरसे से, और कीनिया में यह साबित हुआ कि यह कोई हादसा नहीं था, ये जो कत्ल है ये जानबूझकर किया गया था। शहीद अरशद शरीफ की फैमिली कोशिश कर रही है कि किसी तरह उन्हें इंसाफ मिले। कीनिया में जो लोग कातिल हैं, जिनके हाथों से बंदूकें चली हैं, वहाँ तो इंसाफ मिले। जो इस कत्ल के पीछे है, जिनके पाकिस्तान में नाम लिए गए, चले वहाँ इंसाफ मिलने में ताख़ीर हो सकती है तो कीनिया में तो काम शुरू हो। लेकिन कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत के ज़िम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में वादे किया है कि अदालतें डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को ये हदायत नहीं दे सकती कि वो कब या आया किसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करें, उनका टेक्निकल मामला है। तो उन्होंने कहा जी हम ये हुक्म जारी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पिछली अदालत ये कह चुकी है कि, और ये फैसला आ चुका है कि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो कत्ल है और वो जानबूझकर मारा गया है, वो पहचान ना आने का कोई मामला नहीं है।
या कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती से वो काम नहीं हुआ, वो जानबूझकर किया गया था। तो मकामी मीडिया में जो खबरें शाये हुई उनमें अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी की, क्योंकि वो ज़्यादातर इस मामले को देख रही थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था पिछले फैसले के कुछ हिस्सों पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। असल में तो इसका इंसाफ पाकिस्तान में होना है। इसके ताने बाने पाकिस्तान में आकर मिलते हैं कि किन लोगों की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किन लोगों ने उन्हें यूएई से निकलवाया, फिर किन लोगों ने उन्हें धमकाया, उन्हें परेशान किया, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी, किन से डर कर वो कीनिया के अंदर रहने पर मजबूर थे, और फिर कीनिया में किसने उनका ये कत्ल करवाया। और पाकिस्तान में बाद में प्रोपेगेंडा भी किया गया कि जनाब ये तो गलती से कत्ल हो गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन इस केस में इंसाफ ज़रूर होगा, ये आप याद रखिएगा। नादरीन, जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का केस है उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है। ये पिछले कई महीनों से, यानी जनवरी से इनको पकड़ा हुआ है और इनको छोड़ ही नहीं रहे। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का कसूर जो है वो एक ट्वीट का है और 17 साल तक की इनको सज़ा सुना दी गई है। अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मुअत्तली दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 6 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत दी थी। ये 12 मई, अब आप याद रखें, मई का महीना पूरा गुजर गया, जून का महीना पूरा गुजर गया और अब जुलाई आ गया। लगभग 7 हफ्ते हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह हदायत दी थी कि जनाब 2 हफ्तों के अंदर सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर फैसला किया जाए हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में फैसला नहीं किया। 7 हफ्ते गुजर गए हैं और अब दोबारा से ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है। जजेज वो पहले वाले नहीं हैं, थोड़ी बेंच में तब्दीली है। 3 रुकनी बेंच पीर वाले दिन सुनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की ये बेटी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, ये दोनों रिहाई पा के बाहर आ जाएंगे। इन्होंने कमज़ोरों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, तो सारे पाकिस्तान को इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाते रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।